हुआ है। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कुछ हद तक मिलती जुलती है आपकी VB6 से। कंसेप्ट सारे वही हैं, लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है और मोस्टली उसी से मिलता है आपका। मोस्टली जैसे इफ कंडीशन ले लीजिए, लूपिंग ले लीजिए, फंक्शंस ले लीजिए, सब VB6 से ही मिलता जुलता है। तो ये जो VBA प्रोग्रामिंग है, अब बेसिकली VBA प्रोग्रामिंग के जरिए हम करेंगे क्या। अब यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं सर मैक्रो नहीं सीखना, मुझे VBA सीखना है। तो मैक्रो VBA का ही पार्ट है। हम जो विजुअल बेसिक हम यूज करते हैं, जो हम VBA प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, तो VBA प्रोग्रामिंग के साथ हम 3-4 चीज़ें करते हैं। हेलो, क्या हो गया? अरे बाबा, नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क आ रहा है, पता नहीं इंटरनेट कट गया। मोडम तो चल रहा है? नहीं, मोडम में प्रॉब्लम है, मोडम में प्रॉब्लम। ये मोडम को रीस्टार्ट करोगे उसको? नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी। ओ सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था, पता नहीं क्यों आज बार बार नेटवर्क जा रहा आ रहा है। ओके, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था VBA क्या होता है कि VBA एक मान लीजिए फैक्ट्री है। तो VBA फैक्ट्री है तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मैक्रो। हम इसके ज़रिए मैक्रो क्रिएट करते हैं, उसके ज़रिए हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं और इसके ज़रिए हम यूजर फॉर्म क्रिएट करते हैं। 3 प्रोडक्ट है एक्सेल के अंदर में, ठीक है। और VBA सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं है, VBA आप एक्सेल पे यूज कर सकते हैं, ऑल्सो VBA आप यूज कर सकते हैं MS एक्सेस पे यूज कर सकते हैं, VBA यूज कर सकते हैं आप MS वर्ड पे, VBA यूज कर सकते हैं आप MS आउटलुक पे। लेकिन इन सबों की जो आपस में प्रोग्रामिंग है ना, वो मिलती जुलती है, लेकिन जहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात होती है वो ऑब्जेक्ट अलग होता है। क्योंकि एक्सेल में सेल होता है, सीट होता है, फाइल होता है। एक्सेस की बात करें तो डेटा टेबल होते हैं, क्यूरी होता है, फॉर्म होता है, डेटाबेस होता है। वर्ड की बात करें तो पैराग्राफ होता है, शीट डॉक्यूमेंट होता है। आउटलुक की बात करें तो मेल होता है, फोल्डर्स होते हैं। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन जैसे कंडीशंस हो गए, इफ कंडीशन हो गया, एंड हो गया, लूपिंग मेथड हो गया, यूजर फॉर्म हो गया, ये सब में एक ही जैसा है, ठीक है। कुछ अलग है। तो अगर आप एक्सेल के सीख लेते हो तो बाकियों के सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप खुद ब खुद आप सीख सकते हो। इन सबों पे VBA यूज जाता है। तो VBA के जरिए आखिर करते क्या है? तो VBA के जरिए सबसे पहले तो हम मैक्रोज क्रिएट करते हैं। मैक्रोज क्या होता है? इसको हम ऑटो पायलट कह सकते हैं कि आपका रिपोर्ट वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। फंक्शंस क्या होता है? कैलकुलेशंस के लिए कि एक्सेल वर्कशीट फंक्शन से VLOOKUP, HLOOKUP, कम सम, इफ, काउंट इफ आप यूज करते हो ना, उसी तरह से फंक्शन भी हमारे यहाँ से यूज होता है। यूजर फॉर्म क्या, हम इंटरफेस तैयार करते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करके ये जो आ रहा है, इस तरह का एक इंटरफेस है, इसी तरह का इंटरफेस हम तैयार करते हैं यूजर फॉर्म के जरिए, ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ें हो गई। अब प्रोग्रामिंग कितने तरह के होते हैं वो पहले हम बात डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग आपके होते हैं, आपकी जो मैक्रोज है, मैक्रोज की बात करें, फंक्शंस वगैरह तो एक ही होते हैं। मैक्रोज की बात करें तो मैक्रोज 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका पब्लिक मैक्रो। पब्लिक मैक्रो क्या करता है कि पब्लिक मैक्रो करता है आपका ऐसी मैक्रो क्रिएट करता है जो कि उसकी कोडिंग उसके फाइल में सेव होती है। जैसे आप लोग सब करके जो बनाते हो, दिस इज द पब्लिक मैक्रो। वो मैक्रो उसी पर्टिकुलर फाइल में सेव होती है, उसको हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किसी भी, जब तक वो फाइल ओपन है तब तक मैं किसी फाइल में उसको रन कर सकते हैं, उसको पब्लिक मैक्रो कहते हैं। एक होता है आपका प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो क्या करता है? प्राइवेट मैक्रो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल मैक्रो। दूसरा होता है इवेंट मैक्रो। अब जैसे क्या है कि पब्लिक मैक्रो क्या होता है, जैसे आपने कोई मैक्रो बनाया, कोई मैक्रो रिकॉर्ड किया आपने, या फिर आपने क्रिएट किया, तो उस मैक्रो क्या होता है कि उसी पर्टिकुलर फाइल में सेव होता है। जब वो फाइल ओपन होगा तभी वो फाइल चलेगा, अगर फाइल क्लोज है तो नहीं चलेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन करता हूँ, मेरे IPT जैन नाम का है, तो इसमें एक मैक्रो है। अगर डेवलपर टैब में जाते हैं, मैक्रोज पे आते हैं, तो एक मैक्रो मेल का दिख रहा है, इसमें मेल दिख रहा है। ओके, मैं फाइल को बंद कर देता हूँ। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास एक फाइल है IPT जैन, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, इसके अंदर में डेवलपर है मैक्रोज, तो इसके अंदर में 2 मैक्रो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और मुझे बुक 1 पे अप्लाई करने हैं, तो बुक 1 पे भी आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है IPT जैन पूरे फाइल पाथ के साथ आता है। लेकिन जब मैं IPT जैन को बंद कर देता हूं तो ये फाइल यहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ देखिए मैक्रो नहीं दिख रहा है। मतलब कि अगर मुझे वो मेल वाली मैक्रो है मुझे बुक 1 में रन करनी है, तो मुझे उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। अगर उसकी फाइल को हम ओपन नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे इसको रन नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी मेथड है, ठीक है। देखिए पर्सनल मैक्रो क्या होता है, जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते समय अगर यहाँ पे पर्सनल मैक्रो सेलेक्ट कर लेते हैं तो पर्सनल मैक्रो क्या करता है, इसकी जो फाइल है ये फाइल जो इस पर्सनल मैक्रो क्या करती है, इसकी जो कोडिंग है वो कोडिंग इस बुक 1 में सेव नहीं करेगी। इसकी कोडिंग कहाँ सेव करेगी, वो सेव करेगी इसके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर में, एक सिस्टम के अंदर, पर्सनल सिस्टम के अंदर, और वर्क तो उसका वो वर्क उस पर्सनल सिस्टम पे ही होगा। अगर मैं मान लो कि ये पर्सनल मैक्रो रिकॉर्ड करके मैं अगर मान लीजिए आपको भेजूँ, हरी जी को मैं भेजूँ, तो हरी जी इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ओपन कर पाएंगे, क्योंकि ये फाइल जो है इसकी रिकॉर्डिंग जो मैक्रो जो कोडिंग है वो कोडिंग मेरे सिस्टम में ही सेव है, वो उनके पास गई नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल मैक्रो है। इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज होता है जैसे आप कोई शॉर्टकट बनाते हो, मैंने ऐसा कमांड बना रहा है जिसको आप हर फाइल में आपको यूज करना है, जैसे फिल्टर के लिए बना लिया, पिवट के लिए बना लिया, ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हो तो आपको एक फाइल में बना दोगे तो बार बार उस फाइल को ओपन रखना पड़ेगा बाकी भी यूज करने के लिए। अगर पर्सनल मैक्रो क्रिएट कर देते हो तो क्या होगा, वो फाइल आपका फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है। हर फाइल एक्सेल का एक मैक्रो जो है वो एक्सेल का एक पार्ट, एक ऑप्शन बनकर रह जाता है। तो इवेंट मैक्रो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करते ही इवेंट परफॉर्म करे, उसको इवेंट मैक्रो कहते हैं। कि हमें उस मैक्रो को मैक्रोज में जाके रन करने की जरूरत नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर एक्शन पे, पर्टिकुलर इवेंट पे ऑटोमेटिकली रन हो जाए, उसे इवेंट मैक्रो कहते हैं। ठीक है, अब डिक्लेरेशन कि मैक्रो को डिक्लेयर कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम डेवलपर पे आते हैं, विजुअल बेसिक पे जाएंगे। जब ये मैक्रो, अब देखिए मैक्रो हम जैसे हम ये आपके सामने विजुअल बेसिक VVE खुला हुआ है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ई, सॉरी अल्ट F11, माफ कीजिएगा अल्ट F11, ठीक है। और दूसरा है कि आप डेवलपर टैब से यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करके भी ला सकते हो। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ यूजर फॉर्म, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स पे क्लिक कीजिए। मॉड्यूल्स पे क्लिक हो गया, देन यहाँ पे हम करते हैं सब, एक मिनट दीजिएगा। नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क आ रहा है। ओके, तो मैं बताया डिक्लेरेशंस। तो इस पे जैसे क्लिक करते हैं विजुअल बेसिक पे, क्लिक करने के बाद हम जो प्रोग्रामिंग कोडिंग करेंगे, आपके पास जो आ रहा है VVE, इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, जहाँ पे हम विजुअल बेसिक को एडिट करेंगे।
इसमें एक आपके पास होता है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है प्रोजेक्ट, ये होता है प्रोजेक्ट, जितने भी मॉड्यूल्स या यूजर फॉर्म जो भी क्रिएट करोगे वो आपके सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉपर्टी, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ दिखेगी। इसमें C1 का हमने सिलेक्ट किया तो C1 की प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसके नाम, तो जो भी सीट होते हैं उसके दो नाम होते हैं, एक उसका है कैप्शन नेम, दूसरा होता है प्रॉपर्टी नेम। कैप्शन नेम को चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए कैप्शन है, नेम आ रहा है, ये चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे डाल दिया जैन, ठीक है, जैन आ गया। अब इसमें देखिए ऑटोमेटिक जैन हो गया। तो हम यहाँ से भी कैप्शन नेम चेंज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से भी इसकी कैप्शन नेम को चेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी नेम चेंज करना हुआ तो प्रॉपर्टी नेम चेंज हम यहाँ से करेंगे मंथ। तो प्रॉपर्टीज बार के लिए हम इसका यूज करते हैं इस तरह से चेंज करने के लिए। और बहुत सारे जैसे डिस्प्ले पेज ब्रेक, डिस्प्ले राइट टू लेफ्ट, अगर मैं डिस्प्ले राइट टू लेफ्ट को ट्रू कर देता हूँ तो क्या होगा, देखिए अब जो हमारे पास जो सीट के जो नाम आ रहे थे यहाँ, इसमें देखिए इधर से स्टार्ट हो गया हमारा सीट। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी को। फिर वापस सही करना है तो फॉल्स कर दीजिए। उस तरह से बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए आपका विजुअल, आपको सीट को हाइड करना है। अगर आपने हिडन कर दिया तो नॉर्मल जैसे यहाँ से हिडन करते हैं चाहे अनहाइड करते हैं वो बड़े ऑप्शन अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसको वेरी हिडन कर दिया तो सीट तो हाइड हो गया, लेकिन यहाँ से अनहाइड नहीं कर सकते हैं। इसको अनहाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VBA के प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा। तो वेरी हिडन आपको हिडन के लिए इसका यूज करते हैं कि इसको हिडन कर दें, और उसको अनहाइड हम यहीं से करेंगे। जैन को सेलेक्ट किया और यहाँ से हिडन कर। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज के लिए हम यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज मेंटेन करने की इसका यूज करते हैं। लेकिन हम इसकी कोडिंग कहाँ करेंगे, हम इस पर डबल क्लिक करके हम इस पर भी कोडिंग कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। लेकिन इन सबों पे कोडिंग होता है इवेंट मैक्रो का, नॉर्मल मैक्रो यूज नहीं होते इस पर। तो आपको पब्लिक मैक्रो कहाँ यूज करना है, मॉड्यूल्स में, या फंक्शन कहाँ यूज करोगे, मॉड्यूल्स में। आप मैक्रोज इसमें भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने इसमें मैक्रो लिखा तो एक तो होगा कि सीट के साथ सेव होगा, अगर सीट डिलीट हुआ तो मैक्रो गया। और दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने यहाँ पे ऐसा काम कर दिया, जैसे कि आपने ये कर दिया कि मतलब कि कुछ दूसरे सीट से रेफरेंस लेना चाहते हो तो दूसरे सीट का रेफरेंस वो नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए हम मॉड्यूल्स में करते हैं। तो मॉड्यूल्स कहाँ से लाएंगे, तो मॉड्यूल लाएंगे हम यहाँ से इंसर्ट मॉड्यूल। अब मैक्रो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मॉड्यूल और क्लासिक मॉड्यूल में क्या अंतर है? क्लास, पता आपको क्लास क्या होता है? नहीं। ओके, क्लास का मतलब होता है कि किसी एक को कैटेगरी वाइज बांट देना। जैसे कि एक एम्प्लॉय, आपका एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की डिटेल्स, तो एम्प्लॉय की डिटेल्स क्लास कहलाएगी, जिसमें एम्प्लॉय के नेम होंगे, एम्प्लॉय का रोल नंबर होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका एड्रेस होगा, सैलरी वैलरी सब चीज़ होगा। तो एम्प्लॉय डिटेल्स इज ए क्लास। तो आगे चल के जब मैं डेटा टाइप पढ़ाऊंगा ना, वहां पे इस क्लास मॉड्यूल को यूज करेंगे, ठीक है। कि डिम आर एज ए इंटीजर किया आपने, मान लो कि आपको एम्प्लॉय का डिटेल्स एंटर करवाना है तो एम्प्लॉय का हर एक चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय को आपको 100 मैक्रोज में करने हैं। एक मिनट आप सर दोबारा बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज बीच से ब्रेक हो गई थी। बोला हूँ कि क्लास मॉड्यूल कब यूज करते हैं हम ग्लोबल डेटा वेरिएबल्स यूज करने के लिए हम क्लास मॉड्यूल करते हैं। कि आपको एक ही वेरिएबल्स को 100 मैक्रोज में यूज करने हैं, चाहे 10 मैक्रो में यूज करने हो, तो 10 बार उसको डिफाइन करने के बजाय एक क्लास मॉड्यूल क्रिएट कर दो और क्लास मॉड्यूल से कॉल कर लो। वो आगे मैं डेटा टाइप जब पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको जब तक डेटा टाइप नहीं पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन नहीं समझ में आएगा आपको, वो आगे की चीज़ है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पब्लिक सब, और इसे मैक्रो कनेक्ट। तो पब्लिक लगाना जरूरी नहीं है, हम लगा भी सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है पब्लिक लगना ही चाहिए, हम पब्लिक लगा भी सकते हैं और नहीं भी, जस्ट +1 1 की तरह साइलेंट होता है। अब जो कोडिंग करेंगे हम इसके बीच में करेंगे। मैक्रो नेम जब भी डिफाइन कीजिए इसके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, डॉट नहीं आना चाहिए, अंडरस्कोर नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, हाँ अंडरस्कोर लगा सकते हो, बाकी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। और जो भी कोडिंग करेंगे हम इन दोनों के बीच में करेंगे,
इन दोनों के बीच में करेंगे। अगर फंक्शंस बनाने हैं फॉर्मूले, अभी देखिए आप देखिए हमने आर बना दिया ना, अब इस फाइल के मैक्रो लिस्ट में आपको ये आर आ जाएंगे, या किसी और दूसरे फाइल के मैक्रो लिस्ट में आर। अब प्रॉब्लम है कि मैंने इसको कहाँ बना दिया, बुक ने बनाया ना, सीट, हाँ अब यहाँ पे दिख रहा है सीट 3 आर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको बना दिया है सीट में, सीट 3 में कर दिया, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, किसी और में कॉल नहीं होगा। मॉड्यूल्स पे कर दोगे तो आपको दिखेगा पब्लिक, यहाँ देखिए आप सीधा दिख रहा है, ओके ठीक है। फंक्शंस क्रिएट करने हो तो कैसे करेंगे, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शंस के नाम, जैसे कि मैं लिख दिया MRP, फिर फंक्शंस के इनपुट, जैसे मैं लिखे कॉस्ट एज ए, मैंने बोल दिया वेरिएंट, ये आपके फंक्शंस होंगे। मतलब कि आप देखिएगा आपके सिस्टम में MRP नाम का फॉर्मूला आ जाएगा, और इसमें हमने एन एज क्यों लिया, हमने लिया इसके इनपुट्स, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं इस फॉर्मूला ही लगाते हैं, तो इफ में हम कितने इनपुट देते हैं, 3 इनपुट देते हैं ना, तो इफ जैसा कोई फॉर्मूला बनाना होगा तो मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल शो करने पड़ेंगे, हमने एक बनाया एक करेगा, तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशंस। यूजर फॉर्म की बात आती है तो इंसर्ट यूजर फॉर्म, आप यहाँ से यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे, और यूजर फॉर्म पे ये सारे टूल्स हैं आपके जो आपको यूज करने हैं, ठीक है। अगर टूल्स नहीं मिले तो एडिशनल कंट्रोल में जाके वो टूल्स ला सकते हो, जैसे कैलेंडर कंट्रोल हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड ओके कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ से कैलेंडर ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको यूज करना हम आगे क्लास में समझाएंगे, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन बात बता रहा हूँ कि डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसका नाम यूजर फॉर्म है, अब यूजर फॉर्म कहीं पे कॉल होगा यूजर फॉर्म के नाम से कॉल होगा, अगर कुछ और नाम से करना चाहते हो तो ये यहाँ पे नाम होगा, कैप्शन एमजे ना कैसे एमजे कर सकते हो, इस तरह से इसका डिक्लेयर करते हैं, ओके। अब होता है कि हाउ कैन स्टार्ट द प्रोग्रामिंग, किस तरह से हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें, कैसे करें। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको तैयार करना पड़ेगा एल्गोरिदम। स्टेप यही कहता है, अगर हम किसी प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग के कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप करता है एनालिसिस, कि आप प्रॉब्लम को एनालिसिस करो, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से होगा। देन उसकी एल्गो तैयार करो। एल्गो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने MCA BCA वगैरह किया है या कोई भी टेक्निकल कोर्स किया होगा तो आपको पता होगा। एल्गोरिदम, एल्गो तैयार करें, हेलो, मैं बता रहा था कि किसी भी प्रॉब्लम की करने के लिए, प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग कोई भी मैक्रो बनाने से पहले क्या करोगे, ये डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया कि आप किस तरह से ये करेंगे, मैक्रो डिक्लेयर करेंगे। तो मैक्रो डिक्लेयर करने का तरीका ये है, फंक्शंस डिक्लेयर करने का तरीका है, यूजर फॉर्म डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ से यूजर फॉर्म इंसर्ट कर लीजिए, और इस पे जो टूल्स बार आपका टूल बार आ गया, जो आपको बटन चाहिए वो बटन यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, या जो भी बॉक्स वगैरह चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कि हमारी प्रोग्रामिंग किस तरह से स्टार्ट होगा, हाउ कैन स्टार्ट द प्रोग्रामिंग, क्या करना है। तो कुछ स्टेप्स है। पहले एनालिसिस, पहले आप प्रॉब्लम का एनालिसिस करो। प्रॉब्लम मतलब प्रोग्रामिंग क्या, प्रॉब्लम ही तो हुई है आप एक तरह से, कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हो कंप्यूटर उसको प्रॉब्लम मानता है। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करो कि प्रॉब्लम आखिर है क्या और किस तरीके से होगा, क्या होगा, एक तरह से एनालिसिस तैयार करो। फिर उसकी एल्गो तैयार करो, देन उस पर आप कोडिंग करो, उसके बाद टेस्टिंग करो, फिर अप्लाई करो, और फिर अप्लाई मेथड का फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, ये स्टेप है। अब एनालिसिस क्या किया आपने, एनालिसिस किया, उसके एल्गोरिथम तैयार किया, फिर उसकी कोडिंग की, फिर टेस्टिंग की ताकि एल्गोरिथम से तैयार है कि नहीं है, फिर आपने अप्लाई किया उसको, फिर अप्लाई करने का फ्लो चार्ट तैयार किया आपने। तो इसमें कुछ स्टेप हम मिस कर देते हैं, हम डायरेक्ट कोडिंग और टेस्टिंग करते हैं। किस केस में, उस प्रॉब्लम को, उस मैक्रो को जिसको हम डेली बेसिस में यूज करते हैं।
ठीक है। हर दिन उस मैक्रो का अगर हम यूज करते हैं तो उस मैक्रो को डेली बेसिस पे ये करने की, हमें एनालिसिस करने की अलग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम किसी और के लिए मैक्रो प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए कि मान लीजिए ना कि हनान जी ने कुछ प्रॉब्लम दिया कि मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम है, इसको करना है, तो अब मुझे उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा। फिर हनान जी इसको किस तरीके से बनाते हैं, क्या स्टेप लिखते हैं, क्या कंडीशन किस जगह पे क्या करते हैं, उसकी एल्गो तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, फिर हम हनान जी के प्रॉब्लम पे उसको अप्लाई करेंगे। जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हमको फ्लो चार्ट देंगे कि इस मैक्रो का आप इस तरीके से यूज करना है। क्योंकि कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो जरूरी है मैक्रो जाकर रन कर देना। हो सकता है कि पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ो, या फिर कभी पर्टिकुलर फोल्डर में फाइल डालना पड़े, या फिर ईमेल आईडी डालना पड़े, या ये डालना पड़े, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो उसकी हम फ्लो चार्ट तैयार कर देंगे ताकि हनान जी को सहूलियत होगी। तो इस प्रोग्रामिंग करने के ये स्टेप्स होते हैं मेरे, ठीक है। तो कैसे, एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए मुझे एक टेबल बनाना है। मुझे टेबल बनाना है कि मैं यहाँ पे नेम लिखूँ, मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूँ, या सॉरी रोल नंबर लिखूँ, यहाँ पे मैं उनके मार्क्स लिखूँ या अमाउंट्स लिखूँ, जो भी लिखूँ। फिर हम इसको एक एरिया को सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको बॉर्डर अप्लाई करें, ये बॉर्डर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ऑल बॉर्डर, अल्ट नेट पर गया हुआ यार, तो एक करूँ यहाँ पे, फिर टोटल लिखूँ, और फिर यहाँ पे इसका जो सम करना है, यहाँ से करने वाला अमाउंट, मार्क्स नहीं अमाउंट है, अमाउंट लिखूँ और यहाँ पे सम करूँ। ये हमने अपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया कि मुझे इस तरह से करने हैं। अब इसके हम क्या करेंगे, एल्गो तैयार करेंगे, ठीक है। एल्गो क्या होगा कि यहाँ पे होगा कि सेलेक्ट नेम, सॉरी सेलेक्ट, बात कर दिया मैंने, कि सेलेक्ट A1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर लिखते हैं कि सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा हम गलत कर रहे हैं, स्टेप यहाँ लिखना होगा, क्या कंफ्यूजन आ गई। यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, कि हमें कौन सा मैक्रो डिक्लेयर करना है वो हमें सोचना होगा। उसके बाद स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे कि सेलेक्ट A1, कि A1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर एंटर नेम, उसके नेम को यहां एंटर करना है, एंटर नेम, नेम हेडिंग एंटर करना है। ऐसे करते ना, यहां पे ध्यान, एल्गोरिथम बनाते समय ध्यान रखिएगा कोई स्टेप छूट ना जाए, क्योंकि आप इसके बिहाफ पे ही आगे चल के प्रोग्रामिंग करने वाले हो, इसी के बिहाफ पे प्रोग्रामिंग करने वाले हो। तो जितने लाइन क्रिएट करोगे उसी लाइन से प्रोग्राम करोगे आप। तो एक एक चीज़, कोई भी चीज़ स्टेप छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको कि कंप्यूटर देख लेगा, क्यों कि कंप्यूटर के पास कॉमन सेंस नहीं होता, वो नहीं देखेगा, जो प्रोग्राम करोगे वही वर्क करेगा। तो एक एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कि छोटी से छोटी चीज़ को डिक्लेयर करना। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
एंटर द नेम, फिर यहाँ पे सेलेक्ट B1, ठीक है, एंटर रोल नंबर, ठीक है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट C1, एंटर अमाउंट, फिर यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट A1 से कहाँ तक C12, यहाँ हो जाएगा अप्लाई ऑल बॉर्डर, C10 और यहाँ पे अप्लाई सम और यहाँ पे एंड। हमने एल्गोरिथम तैयार किया, एक छोटा सा एल्गोरिथम है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप माइक्रो बनाओगे इस तरह से तैयार करोगे कि स्टार्ट में लिक्लेशन माइक्रो A1 को सिलेक्ट करना है, एंटर नेम करना है, सिलेक्ट B1 को सिलेक्ट करना है, एंटर ऑल नंबर करना है, उसमें से सिलेक्ट करना है, अमाउंट करना है, फिर ऑल बोर्ड अप्लाई बॉर्डर करना है, फिर ऐसे ही अपने पूरा एल्गोरिथम तैयार कर लिया। ठीक है, आपने कोई एल्गोरिथम को चेक कर लिया कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे डेवलपर में, अब इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ गोपाल जी, नहीं आपकी 12 बजे थी ना, 3 बजे थी ना, सॉरी 3 बजे थी ना, आपको एक्सेल करना था ना, VBA तो नहीं करना था ना। हाँ, तो आपका अब 3 बजे क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे मैक्रोज में हम। यहाँ पे मॉड्यूल्स, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, तो हमने फंक्शन T1 के नाम से मैंने बना दिया। T1 में इकट्ठे नहीं लिखेंगे, सेंडर करेंगे। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक 3 डिजिट में नहीं होना चाहिए मैक्रो नेम। हमने पहले स्टेप को पूरा कर दिया, हमने मैक्रो को डिक्लेयर कर लिया। सिलेक्ट A1, तो A1 सेलेक्ट करने कोड लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। रेंज को कॉल करने के लिए हम रेंज लिखते हैं और A1 मतलब सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे सिलेक्ट। सर पहले एक्टिव वर्कबुक नहीं लेंगे? नहीं, क्यों, हम एक्टिव वर्कबुक पे वर्क कर रहे हैं ना, उसकी तो नहीं, एल्गोरिथम नहीं कर रही ना, एल्गोरिथम कर रही है एक्टिव वर्कबुक लेने के लिए, नहीं कर रही है। अगर हमें नया फाइल क्रिएट करके फिर उसमें बनाना था तो हम करते हैं, लेकिन हम नया फाइल क्रिएट नहीं करना है। फिर यहाँ पे हमने सेलेक्ट, यहाँ पे कर्सर रख दिया, और जहाँ पे कर्सर है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल या सिलेक्शन। तो एक्टिव सेल एक सेल के लिए होता है, सिलेक्शन एक और एक से ज़्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पे एक्टिव सेल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाए नेम। किसी सेल में वैल्यू लिखने का तरीका यही है। ठीक है, उसके बाद आता है रोल, तो सिलेक्ट B1, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत क्या है, बस चेंज ही तो करना है, A की जगह B कर देंगे, B, और यहाँ पे हम कर दिया रोल, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे C कर दिए। अब यहाँ पे कर देते हैं हम मार्क्स या अमाउंट है, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ तक पूरा आ गया, हमारे एल्गोरिथम यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट सिलेक्ट A1 से C12, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंज, और जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं ना उस तरह से आप लिखेंगे A1 से लेके C12 डॉट सिलेक्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सिलेक्शन
अब यहाँ पे एक्टिव सेल नहीं कर सकते क्योंकि एक से ज़्यादा सेल है, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर, या फिर हम रेंज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन भी अप्लाई कर दीजिए या रेंज पे भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, पर सिलेक्शन नहीं करेगा यहाँ पे। डॉट बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1, ठीक है। 1 मतलब कि ये होते हैं 1 क्यों लिखा सर? स्टाइल्स के नेम होते हैं, ऑल बॉर्डर जो करते हैं ना इसका कोड होता है 1। इसकी आप देखने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके F1 प्रेस कर दीजिए, हेल्प खुल जाएगा, हेल्प में आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गई, उसके सबका अलग अलग है, लाइन बॉर्डर का अलग है और सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस पे कर्सर रखना है, इस पे क्या बोलते हैं A12 पे, तो A12 को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो ये इसी को कॉपी कर लेते हैं वापस, कॉपी किए पेस्ट किए यहाँ पे A12 डॉट सेलेक्ट और इसमें हो जाएगा टोटल। उसके बाद इस पे भी सिलेक्ट करना है C12 पे, तो जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे C12 और यहाँ पे मुझे सम अप्लाई करना है, तो सम के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे, तो इक्वल सम और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्या है C2 से C11, C2 से C11 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, बस खत्म हो गई एल्गोरिथम, अप्लाई सम एंड। अब अपन ने वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया सम वाले फॉर्मूले C2 के पहले, क्यों इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे? और एक ब्रेक क्लोज में ठीक है, ये पूरा का पूरा पेस्ट कर देगा ना, ये जैसा यहाँ है ना सेम ऐसे ही कॉपी ऐसे यहाँ पे मार देगा, तो इक्वल लगते ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किसी और सीट में इसको टेस्ट, अभी हमने क्या किया, हमने 2 स्टेप पूरा कर लिया, एनालिसिस, एल्गोरिथम, कोडिंग, तीसरा आता है टेस्टिंग, इसको टेस्ट करना। इसको टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करने के लिए हम डेवलपर में जाएंगे, मैक्रोज पे जाएंगे और RT1 को अप्लाई कर देते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई सही है, मेरे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ओके है। अब इसको रन कैसे करना है, इसके एक फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। तो फ्लो चार्ट अगर अभी क्या है कि इसमें रन करने के लिए फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जस्ट माइक्रो पे जाकर रन करना है, लेकिन ऐसे क्लाइंट को भेजना है जिसको पता नहीं है कि कैसे रन करना है, तो उसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको। तो उसके लिए आप इंसर्ट में आइए, स्मार्ट टैग, स्मार्ट आर्ट में, यहाँ पे आपको इस तरह से स्टेप्स बाय स्टेप्स मिल जाएंगे। जैसे ये है, इसी को ले सकते हो आप, इसी को ले लो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे यहीं पे लिख सकते हो आप, यहीं पे कर दो जैसे कि गो टू डेवलपर टैब, क्लिक ऑन मैक्रोज, ठीक है। सेलेक्ट मैक्रो R/T/1 है ना, T/1 क्लिक रन। वेट फॉर रिजल्ट, ये स्टेप्स है। अब भेज दीजिए। अब ये माइक्रो का लिस्ट बनाए, किसी को भेजोगे समझ आएगा। डेवलपर टैब में जाना है, माइक्रोज पे क्लिक करना है, T1 को सिलेक्ट करना है, रन करना है। तो ऐसे स्टेप्स आपको बनाने पड़ेंगे।
ये अपने लिए बना सकते हो इन फ्यूचर में। जैसे आपने अभी एक मैक्रो बना दिया, 6 महीने तक आपने यूज नहीं किया, खुद भूल जाओगे, तो अपने लिए बना लो। तो प्रोग्रामिंग करने का बेसिकली ये एक फंडा होता है कि इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि पहले एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम को, एल्गोरिथम करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, देन अप्लाई करते हैं, और फिर अप्लाई करने के जो रिलेटेड फ्लो चार्ट्स हैं, उसके कंडीशंस है, उसको फ्लो चार्ट में दर्शा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सही। ओके अब चलते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पे। ये तो हो गया हमारा। अब जैसे कि रिकॉर्डिंग मैक्रो की बात करें तो रिकॉर्डिंग मैक्रो कुछ नहीं, जैसे मैक्रो को रिकॉर्ड कीजिए, आप जो भी स्टेप फॉलो करेंगे उसको कोड कर देगा। लेकिन रिकॉर्डिंग मैक्रो को पूरा करके आप नहीं कर सकते, उसके रिलेटेड जो कुछ कोड्स होते हैं उस कोड्स को चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन कोड को चेंज करने से पहले कोडिंग आनी चाहिए। तो हम चलिए कोडिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है कोडिंग कंसेप्ट, कि कोडिंग कंसेप्ट क्या है हमारा। तो कोडिंग कंसेप्ट पे हम यहाँ पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, एक नया मॉड्यूल्स ले लेते हैं इसमें। देखिए एक्सेल के अंदर में हमारे पास चार है मेन ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि कहाँ पे जाके क्या करना है, किस पे क्या करना है, और करने में क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला कि फाइल सेव करनी है, तो फाइल को सेव करनी है कहाँ, डी ड्राइव में। तो फाइल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सेव है उसका मेंबर हो गया, और मेंबर डिटेल्स है कहाँ पे सेव करना है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास जो है ना चार मेन जो है ऑब्जेक्ट होते हैं, जो जिस पे हमारा परफॉर्म होता है काम। हम खाए तो उसकी एप्लीकेशन में कुछ काम करते हैं, जैसे कि डिस्प्ले अलर्ट हटाना या उसकी पाथ चेंज करना, तो ये एप्लीकेशन होते हैं। फार्मूला कॉल करना, ये एप्लीकेशंस होती है। दूसरा हमारे पास होता है वर्कबुक। अगर हम फाइल पे कुछ करते हैं, जैसे फाइल को सेव करते हैं, वो वर्कबुक्स कहलाता है। ठीक है। अगर हम रेंज पे कुछ करते हैं, शीट्स पे कुछ करते हैं, जैसे शीट को कॉपी करना, डिलीट करना, ऐड करना, वो शीट्स में एंटर जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम किसी पर्टिकुलर रेंज पे करते हैं तो रेंज कहलाता है। जैसे रेंज पे हमने काम किया, रेंज सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये 4 पिलर है वीवीए, एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग के। इन चारों पे ही ज़्यादातर हम परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। आपको भी मैक्रो लिखोगे, उसका पहला लाइन का जो पहला वर्ड है, इन चारों में से एक होगा या फिर इसके सब्स्टिट्यूट होंगे। ठीक है। तो अब चलिए इस पे हम सबसे पहले हम एक एक करके सब पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, एप्लीकेशन को छोड़ देते हैं। एप्लीकेशन थोड़ा सा हैवी है तो इसको छोड़ देते हैं। हम वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। वर्कबुक्स पे क्या क्या कर सकते हैं। तो वर्कबुक्स पे सबसे पहले आपको फाइल ऐड करनी होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम करने से पहले एक नई एक्सेल क्रिएट करते हैं। तो मुझे एक नई एक्सेल क्रिएट करनी होती है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहाँ लिखेंगे हम कि वर्क बुक्स डॉट ऐड, एक वर्कबुक को ऐड करना, वर्कबुक्स डॉट ऐड। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर उस पर्टिकुलर वर्कबुक को सेव करना है, तो सेव करने का तरीका यह होता है कि वर्क बुक्स, ठीक है, यहां पे हमने दे दिया कि मुझे बुक 1 को डॉट सेव करना है। सेव एज होगा कहां पे, तो ई ड्राइव में 123.xls के नाम से। लेकिन ए मैक्रो यहां पर फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए मैक्रो लिखने का तरीका है क्या, ए आपका ऑब्जेक्ट आ गया जिस ऑब्जेक्ट पे काम होना है, तो वर्कबुक पे काम होना है। किस एक पर्टिकुलर, यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वर्कबुक देना पड़ेगा, क्योंकि फाइल तो बहुत सारे ओपन हो सकते हैं, किसको सेव एज करें, तो बताना पड़ता है कि book1.xls को सेव क्या करना है, सेव एज। तो ये क्या हो गया, एक्शन होंगे। ऑब्जेक्ट एक्शन 2 होते हैं, तो इस बीच में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेल आता है, और इसके बाद में क्या होता है, एक्शन डिटेल आता है। तो आपको क्वेश्चन पूछना होगा कंप्यूटर की तरह, एक मतलब कि फाइल सेव करना है, फाइल सेव करना है, किसको सेव करना है, अच्छा कहां पे करना है, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज किए बगैर फाइल। अपने आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछने होंगे कि फाइल सेव करनी होगी, कहाँ किस फाइल को सेव करनी है, अच्छा बुक 1 को सेव करनी है, इसको ऐसे लिखना है, सेव एज करना, अच्छा कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे करना है। ठीक है। लेकिन एक कहने होगा, क्योंकि जब हम वर्कबुक ऐड करते हैं तो उस वर्कबुक को ऐड करने के जब होते समय जो फाइल नेम आती है, जोड़ने को बुक 1 ही आए, और बुक 2, बुक 3, बुक 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो वहाँ इसके सब्स्टिट्यूट, मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेंगे, सब चीज़ सेम होगा, बस इसके सब्स्टिट्यूट यूज करने पड़ेंगे। क्या यूज करने पड़ेंगे, उसको मैंने आगे सिंगल कोड लगा दिया तो डेड हो गया, तो वो यूज करने पड़ेंगे। ये तो बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। कि एक्टिव वर्कबुक,
इससे सब्स्टिट्यूट होता है कि अगर आपको पता नहीं हो कि कौन सा फाइल है लेकिन वो फाइल एक्टिवेट हो तो एक्टिव वर्कबुक यूज करते हैं। तो पता कैसे होगा कि फाइल एक्टिवेट है? हम जानते हैं कि जब भी हम कोई फाइल ऐड करते हैं वही फाइल एक्टिवेट होता है। फाइल चाहे सीट जब भी हम ऐड करते हैं वो पर्टिकुलर फाइल एक्टिवेट ही होती है। इसलिए हमें समझ गए, तो जहां पे हम इस कोड को लगाएंगे वहां पे इस कोड को भी लगा सकते हैं। या दूसरा तरीका यहाँ पे है कि इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह सेट करें तो भी ये हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, F1 ये 2007 का एक्सेल है, ऑब्जेक्ट मॉडल है फ्रेंड्स। इसमें नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जाते हैं हम कंसेप्ट में वर्कबुक एंड वर्कबुक कंसेप्ट। यहाँ पे हाउ टू क्रिएट वर्कबुक दिख रहा है ना। इसमें क्या रखा है, वर्कबुक डॉट ऐड क्रिएट करना, लेकिन वर्कबुक को सेव करना है तो इसने क्या कर रखा है, देखो ऐड न्यू वर्कबुक पे इसने यहाँ पे प्रोग्राम कर रखा है कि सेट न्यू वर्कबुक। इसे न्यू वर्कबुक नाम के एक क्या तैयार कर लिया, एक एक्शन तैयार कर लिया, एक काम तैयार कर लिया, एक इवेंट तैयार कर लिया। तो इवेंट उस पर उसने सेट कर दिया वर्कबुक ऐड करना। फिर मैंने बोला विथ वर्कबुक जो इवेंट चल रहा है उसके साथ क्या हो, इसका सब्जेक्ट क्या हो, इसका टाइटल क्या हो। इसकी प्रॉपर्टी में होता है सब्जेक्ट टाइटल, जब किसी पर्टिकुलर फाइल की प्रॉपर्टीज होती है वो सेट कर सकते हो आप यहाँ से। ये हुआ ना कि डिटेल्स में कि टाइटल है, सब्जेक्ट है, यहाँ से, ठीक है। और उसी पे यहाँ पे इसने क्या रखा है, सेव एज फाइल नेम, इन्हें पूरा ये डाल दिया, तो पूरे पाथ के साथ इसको डाल सकते हैं आप। तो ये जो अभी जो हमने बताया है, जो हमने अभी ये चीजें समझाई इस तरीके से कि आप यहाँ पे वर्कबुक्स, यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डालो। ये क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं स्टेप मेथड, ठीक है ना। हमने क्या हुआ कि स्टेप बाय स्टेप एक काम को किया कि पहले हमने फाइल को ऐड किया, हमने फिर पहले फाइल को क्रिएट सेव किया। इसको बोलते हैं असाइन मेथड। हमने एक काम असाइन किया, किसको असाइन किया, एक वेरिएबल को असाइन किया, ठीक है ना। तो हमने बोला सेट, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे एक काम सेट कर दिया कि जैसे ये एक्शन फॉलो होगा इस आप काम करेंगे। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने कि भाई न्यू वर्कबुक डॉट सेव एज यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसको हमें लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे लिखेंगे कि सेट ऐड फाइल, हम ऐड फाइल ले लेते हैं, इक्वल टू वर्क बुक्स डॉट ऐड, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देंगे ऐड फाइल, हमें ऐड फाइल पे एक ही काम असाइन करना है, तो ऐड फाइल इक्वल टू सेव एज, सॉरी डॉट नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, यही आएगा सेव। इस पे आता है नहीं, सेव एज। तो इससे एक्टिव वर्कबुक देने की जरूरत नहीं। तो इस हमने क्या किया, असाइन, अगर एक से ज़्यादा करना है, सेव एज भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो नीचे यहाँ पे इसी जब यूज, बाकी जो बिथ लगाएगा यूज करेंगे। लेकिन मुझे एक ही काम करना है तो बिथ लगाने की जरूरत नहीं। तो दो मेथड होते हैं प्रोग्रामिंग स्टेप को फॉलो करने के लिए, एक असाइन होता है, एक स्टेप होता है, ठीक है। तो हमने फाइल क्रिएट करना सीख लिया, फाइल को सेव एज करना सीख लिया। अगर फाइल को ओपन करना है तो फाइल को ओपन करने के लिखेंगे हम यहाँ पे कि वर्क बुक्स डॉट ओपन, ठीक है। ओपन करने के लिए हमें पर्टिकुलर फाइल देना पड़ेगा। वन, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ई ड्राइव में जाओ और वहां पे 123.xlsx को ओपन करो, क्लियर है। अगर फाइल क्लोज करनी है तो ओपन बाद में आता है या फिर पहले आता है? ओपन बाद में आता होगा ना सर, पहले वहाँ पे जाएगी फिर बाद में ओपन करेगी ना फाइल। नहीं, हमें जो फाइल है, इस फाइल का डायरेक्टरी इसमें, जैसे आप बोले कि यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का डिटेल तभी दे सकते हैं जब ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में हो। लाइब्रेरी में तब होगा जब ओपन होगा। अब ये फाइल तो ओपन ही नहीं है, तो हमने बोला कि वर्क बुक्स, हमें बोलते हैं वर्क बुक्स ओपन करो, हमें नहीं बोलते हैं कि आप ई फाइल को ओपन करो, हम बोलते हैं कि वर्कबुक को ओपन करना है इस लोकेशन से। ऐसे कहा जाता है कि फाइल को ओपन करना है इस लोकेशन से, समझे। तो फाइल को ओपन करना है इस लोकेशन से, लेकिन फाइल क्लोज करना है आपको, तो आया कि आपको क्या है कि फाइल, इस फाइल को क्लोज करना है, तो यहाँ पे फाइल पहले आता है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के पास है, क्योंकि वो ओपन है।
ठीक है। तो वर्कबुक्स यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3, आपको पता चल जाएगा ना, जैसे आप ब्रैकेट मारोगे अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पे XLSX डॉट क्लोज। क्लोज करने के बाद से स्पेस मारेंगे तो आपके क्या पे आ रहा है, सेव चेंज आ रहा है। मतलब आपकी जब हम फाइल को बंद करते हैं तो मुझसे कंफर्मेशन मांगता है ना कि इस फाइल को बंद करना है, खोलना है कि नहीं खोलना है। दोबारा बंद कर दोगे, थोड़ा ठंडा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। अगर यस सेव करना है तो मतलब कि जैसे मैंने कोई फाइल क्रिएट करता, मान लीजिए फाइल की बात कर ले, हमने इसे क्रिएट किया, अब इसको हम बंद करते हैं तो मुझसे पूछता है ना कि डू वांट टू सेव चेंज। अगर यस पे क्लिक करना है तो ट्रू लिखेंगे, नो पे क्लिक करना है तो फॉल्स लिखेंगे। तो ये ट्रू होगा। तो फाइल क्लोज कर लिया हमने फाइल क्रिएट किया, फाइल सेव किया, फाइल को ओपन किया। लेकिन अगर चाहते हो कि फाइल को जस्ट सेव करना चाहते हो आप, तो अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा डॉट सेव एज। या ये पता है कि वो फाइल एक्टिव है तो एक्टिव वर्क डॉट सेव कर दो, जस्ट कंट्रोल एस प्रेस करेगा, ठीक है। अगर अब बात करते हैं कि फाइल में पासवर्ड डालनी है आपको, तो यहां पे लिखते हैं कि वर्क बुक्स या एक्टिव वर्कबुक भी ले लो, हम एक्टिव वर्क ज्यादा लेते हैं, सॉरी एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, और यहां पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये प्रोटेक्ट कौन सा कर रहा है, ये आपके जो रिव्यू में होता है प्रोटेक्शंस, इस प्रोटेक्शंस को कर रहा है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है। ये ओपनिंग पासवर्ड नहीं डालना है। तो ओपनिंग पासवर्ड डालने के लिए क्या करोगे, डॉट पासवर्ड इक्वल टू यहां पे 1 2 करोगे। अब यहां पे एक चीज बात समझने वाली है कि हमने बाकी सब जगह पे क्या लगा, स्पेस लगा रखा है, ठीक है। स्पेस है यहां भी स्पेस है, यहां पे हमने इक्वल क्यों लगाया। बेसिकली देखिए, एक मेंबर जो होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, ये मेंबर होते हैं। मेंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका मेथड, एक होता है आपका प्रॉपर्टी। तो मेथड पे हमेशा स्पेस जाता है, प्रॉपर्टी पे हमेशा इक्वल लगता है। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन मेथड है कौन प्रॉपर्टी है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करो कि आप डॉट लगाओ यहां पे प्रोटेक्ट किया तो ग्रीन कलर का सिंबल बन के आ रहा है, जहां पे ग्रीन कलर का सिंबल बन के आ रहा है वो आपका मेथड है, ठीक है। और जहां पे हैंड का निशान बन के आ रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो जब हमने पासवर्ड अप्लाई किया तो हैंड का निशान बना आ रहा है, लिस्ट था हैंड का निशान लगा के, तो हमने यहां पे इक्वल डाला, ठीक है। विदाउट तो और क्या करते हैं फाइल में, और कुछ करते हैं फाइल को, हम फाइल को करते हैं न्यू विंडो हो जाता है। फाइल को रीनेम करते हैं तो नेम ले लेंगे हम, एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, इसमें यही करते हैं ना हम। यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक एक्सेप्ट चेंजेस, मतलब कि जैसे कि अगर ये कहाँ भी यूज होता है, वो अभी यूज होता है शेयरिंग, जब पे शेयर होता है तो किसी ने चेंज कर रखा है, दो फाइलों पे काम कर रहे हैं, तो एक पे वो एक्सेप्ट एक्टिवेट करना, फाइल को एक्टिवेट कर सकते हो, ऑल टाइप करते हैं, उस केस में यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके आता है एक्टिव चार्ट वगैरह सीट पे होता है, स्लाइसर पिवट टेबल का स्लाइसर है तो स्लाइसर के लिए यूज कर सकते हैं। सीट किसी फाइल के पर्टिकुलर किसी सीट पे जाना है तो इसका यूज होता है। ब्रेक लिंक पता क्या होता है, एक फाइल दूसरे फाइल से लिंक है, जैसे फॉर्मूले के जरिए हो गया या कनेक्शन के जरिए होगा, तो दोनों का लिंक तोड़ना चाहते हो तो ब्रेक लिंक उस पर यूज करते हैं। क्लोज हो गया, ये सब चीजें नहीं है, सारी चीजें इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। और इसके बारे में अगर और आपको करना है तो जैसे फॉलो हाइपरलिंक को फॉलो करना है, यहाँ पे लिंक लोकेशन एड्रेस को फॉलो करना है, उसको यूज कर सकते हो आप। इसलिए है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर ऑफिस 2007 है तो उसकी VBA मैक्रो को ओपन करो, उसमें आप हेल्प को ओपन करो।
उसके बाद यहाँ पे आइए, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस पे आइए, और फिर यहाँ पे आप जो है चले जाइए वर्कबुक पे। वर्कबुक दोनों होते हैं, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे मेंबर। तो जो डॉट दबाते इसमें जो होता है ये मेथड आ गया, ये आपके इसके मेथड का लिस्ट है, ये आपकी प्रॉपर्टीज का लिस्ट है, और ये आपके इवेंट का लिस्ट है। इवेंट को छोड़ दीजिए फिलहाल, इसको आप पढ़ सकते हैं कि आप नेम अप्लाई करना, पासवर्ड अप्लाई करना, फुल नेम अप्लाई करना, ये चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेलो जी, सर मैं आपको 5 मिनट कॉल करूँ, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास खत्म करके फ़ोन करूँ आपको 5-10 मिनट में, इसी नंबर पे कॉल बैक करता हूँ आपको। थैंक यू। ठीक है, अब बात करते हैं, वर्कबुक समझ में आ गया, अब बात करते हैं शीट्स का, कि शीट्स को किस तरीके से हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो शीट्स की बात करें तो शीट को एक मिनट, नया मॉड्यूल्स लेते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स, शीट, सब्जेक्ट, हम यहाँ पे देखिए, शीट को कॉल करने का एक शीट का, तो पहले बता दूं आपको कि बेसिकली 2 नेम होते हैं, उसका प्रॉपर्टी नेम, उसका एक्शन नेम। जैसे कि मंथ क्या है, प्रॉपर्टी नेम है। अगर मैं शीट पे जाना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कि मंथ डॉट एक्टिवेट, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं इसकी कैप्शन नेम, उसके नेम से कि शीट्स डॉट जैन डॉट एक्टिवेट, या सेलेक्ट कभी कर सकते हो। दोनों मेथड एक ही जैसे, ये प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग चलेगा, ये आपके कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलेगा। अब किस सिचुएशन में दोनों की यूज करेंगे? प्रॉपर्टी नेम तब यूज करेंगे जब मेरा फाइल रिनेम होता रहा, मेरा जो सीट है वो बार बार रिनेम होता है। जैसे कि आज मैंने बनाया है तो आज का रिपोर्ट है, मान लीजिए कि आज 24 तारीख का है, कल बनाऊंगा तो 25 तारीख का होगा, परसों आज 26 तारीख का, लेकिन सीट वही होगा, जस्ट डेटा चेंज होता होगा और उसका नेम चेंज होता है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हर बार मुझे कोड को चेंज करने पड़ेंगे, तो हर दिन चेंज हो रहा है, तो हम उस केस में हम उसके प्रॉपर्टी नेम में चलेंगे। मंथ से हमने प्रॉपर्टी नेम बाय सीट 1 2 3 होता है, हम चेंज कर सकते हैं। हमने अभी पहले बताया चेंज करना, जैसे चेंज किया हमने प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट करके, तो चेंज भी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको पता नहीं है कि सीट नेम क्या है, सीट नेम हो सकता है प्रॉपर्टी नेम में क्या है, लेकिन उसकी आपको सीक्वेंस पता है कि सबसे पहला सीट होता है, तो आप उसकी सीक्वेंस नंबर चल सकते हैं, इंडेक्स नंबर इसको बोलते हैं, यहाँ पे से 1 डॉट सेलेक्ट। तो ये पहले में जो सीट होगा, चाहे कोई भी सीट क्यों ना हो, वो सिलेक्ट कर देगा सीक्वेंस नंबर से। ठीक है, पहला सीट, तो ये सीट कॉल करने का। और एक्टिव सीट तो पता ही आपको, एक्टिव सब में लगा हुआ है, जो सीट एक्टिवेट है उसके लिए। तो 4 तरह से हम सीट को कॉल करते हैं। हम प्रॉपर्टी नेम से चलते हैं, हम कैप्शन में चलते हैं, उसका सीक्वेंस नंबर चलते हैं, और एक्टिव सीट से चलते हैं कि उसका सीट एक्टिव है, उस सीट से चलते हैं। क्लियर है? अब चलिए सीट पे होने वाले काम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, ये लिंक लगा सकते हैं यहाँ पे, हमें अंडरस्कोर लगाना होगा, ये भी नाम गलत है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो सीट को ऐड करना है, तो इसे करेंगे हम शीट्स डॉट ऐड। सीट को रिनेम करना है, तो यहां पे करेंगे हम एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, जो भी लिखना चाहो, मैं यहाँ पे फैब लिख देता हूँ। हमने एक्टिव शीट कौन किया, सेम फाइल वाली मेथड, कि जो फाइल खुली है वही एक्टिव होता है, तो यहाँ पे जो सीट ऐड होगी वही एक्टिव होगी। ऐड करना हुआ, लेकिन मुझे सीट ऐड करना है, अब ये क्या होगा, जो सीट एक्टिवेट होगा उससे पहले ऐड हो जाएगी, मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे स्पेस मारती है, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर आ रहा है, तो किसी पर्टिकुलर सीट से पहले ऐड करनी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे सीट 4 से पहले ऐड करनी है, यहाँ पे लिख देंगे सीट्स और इसके अंदर में सीट 4, चाहे सीट की जो भी कॉलिंग मेथड यहाँ से दिख रहा है ना, वो मेथड आप डाल सकते हो यहाँ पे, सीट 4। ठीक है, लेकिन मुझे सीट 4 के बाद ऐड करनी है, तो 2 तरीके हैं। एक तो मैं कॉमा लगा दूंगा, तो यहाँ आफ्टर बोल लो गया, तो ये आफ्टर होगा, हमने बिफोर को स्किप कर दिया, इस तरह स्किप कर सकते हैं। लेकिन अभी तो चलो, ये तो आपका छोटा एक ही स्किप करना था, अगर कल के डेट में आपको 20 25 50 स्किप करने पड़े
इसकी फाइल सेव एज की बात कर लीजिए, जब सेव एज को हम फाइल सेव एज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जब हम सेव एज की बात करें यहाँ पे देख रहे इतने सारे। तो मुझे अगर मान लीजिए कि अगर मुझे इस पर एक क्लिक करना है, मतलब कि मुझे यहाँ पे पासवर्ड देने हैं, तो मुझे फाइल फॉर्मेट के जाना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ और देना, सबसे लास्ट में देना है, ये देना है टेक्स्ट कोडेक्स पेजेस या फिर टेक्स्ट विजुअल लेआउट या लोकल देना है, तो काफ़ी चलना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास एक तरीका होता है कि जो नाम यहाँ लिखा हुआ है ना उसी को लिखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे आफ्टर देना है ना, आफ्टर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे स्किप नहीं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर कॉलन एंड इक्वल टू, आफ्टर हाईलाइटेड है ये ले लेगा, तो आफ्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो इसमें एक बार में एक सीट करेगा, लेकिन मुझे काउंट, मुझे एक बार 10 सीटें ऐड करनी है, या फिर मुझे हम सबसे लास्ट में सीट ऐड करनी है। तो लास्ट में सीट ऐड करनी है तो कितने 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 दे दूंगा तो काउंट कर देगा 5, या 5 काउंट कर लेगा, यहाँ से 5 सीट कौन सा है, 5 सीट के बाद ऐड कर देगा। लेकिन हो सकता है छठा हो जाए, 7वां हो, 10वां हो, हमें पता नहीं काउंट कितना है। तो यहाँ पे इस काउंट को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं इससे, शीट्स डॉट काउंट। ये क्या करेगा कि जितने सीट मौजूद होगी ना उतने यहाँ पे काउंट करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक बार में 5 सीट ऐड करने, ये भी कि एक सीट ऐड करेगा, मैं 5 करने हैं सीट, तो यहाँ पे काउंट जो आप देख रहे हैं ना काउंट, तो काउंट को लिखा हमने सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, ये क्या हो रहा है, अच्छा वो इक्वल टू ये हमने, और यहाँ पे मैंने दिया 5, तो 5 सीट ऐड होगा, ठीक है। इस तरह से ऐड करते हैं। सीट को ऐड करना सीख लिया, सीट को रीनेम करना सीख लिया आपने। अब सीट को कॉपी या मूव करना हुआ तो कैसे करोगे, अगर 5 सीट ओपन हुआ सबका अलग अलग नाम लेना चाहते हैं तो एक एक करना पड़ेगा, तब एक काम नहीं होगा आपको, एक बार में एक ही सीट एक्टिवेट होगा ना, ठीक है। तो आपको इस सीट ऐड तब ए हटा दो, काउंट हटा दो, 5 बार कोड लिख दो, 5 का अलग नाम लिख दो। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 5 सीट ऐड कर देंगे, फिर सीट 1, हाँ तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सीट को कॉपी करना, मतलब सीट 4 को मुझे कॉपी करना है। तो अगर मैंने सीट 4 डॉट कॉपी लिख दिया, जस्ट कॉपी लिख के छोड़ दिया, तो क्या होगा कि एक नई फाइल इंसर्ट करेगा, उसमें इसको डेटा कॉपी कर देगा पूरी की पूरी शीट। मतलब कि कैसे कॉपी करेगा, राइट क्लिक करके हम कॉपी करते हैं ना, राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करते हैं, मूव एंड कॉपी। तो ये अगर हम किसी पर्टिकुलर शीट के आगे पीछे करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे न्यू वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं, न्यू बुक, तो न्यू बुक पे क्रिएट कर देता है, एक पूरे फाइल को उठा के नया फाइल में डाल देगा, पूरे सीट को उठा के। तो यही आपका सिंपल कोड करता है जब आप यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लगाते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे करना है कि इसके बाद सीट 5 के बाद करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आफ्टर या बिफोर, जो देना है ऊपर वाला मेथड लेके चल सकते हो, या सबसे लास्ट में डालना है तो ऊपर वाले जो भी आप सीट में जो मेथड आपने डाला ना वही मेथड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। से मूव करना है तो मूव में से जो है कॉपी पे अप्लाई होता है, ऐसे मूव पे अप्लाई होता है, बस यहाँ कॉपी की जगह यहाँ मूव आ जाता है। सीट को डिलीट करना है तो यहाँ पे सीट 4 डॉट डिलीट। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि जैसे सीट आप डिलीट करते हो ना तो आपसे कंफर्मेशन पूछता है, तो आप वहां पे जस्ट डिलीट प्रेस कर दिए तो यहाँ से कंफर्मेशन पूछेगा। आप चाहते हो कंफर्मेशन ना पूछे, डायरेक्ट डिलीट कर दे, तो इस कोड से पहले आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू ट्रू, फॉल्स मतलब फॉल्स, ट्रू तो होता ही है, फॉल्स करना है। तो क्या होगा, कंफर्मेशन नहीं पूछेगा, फॉल्स कर देगा, सेटिंग फॉल्स कर देगा। आपने सेटिंग चेंज किया है तो सेटिंग को वापस सही भी कर दो ताकि बाकियों में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरह से यूज कर सकते हो आप। अब मान लो अगर कोई मैक्रो बनाया उसमें केवल यही लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, तो किसी में भी कंफर्मेशन नहीं पूछेगा फिर अगर पर्सनल मैक्रो बना दे तो? पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करके देखिएगा तो मुझे बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर सीट को हाइड करना है तो सीट 4 डॉट विजुअल इक्वल टू, अब यहाँ पे हिडन वेरी हिडन विजुअल,
ऐसे कर सकते हो। हिडन करोगे तो बाहर से अनहाइड कर लेगा, फिर हिडन करोगे तो कोई ना हाइड करेगा। अगर विजुअल करना है तो अनहाइड करना है तो मैं यहाँ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीट को प्रोटेक्ट करना है, सीट 4 डॉट पासवर्ड, प्रोटेक्ट होता है पासवर्ड नहीं, प्रोटेक्ट। और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालिए, और बहुत सारे चेकबॉक्स होते हैं आपके पास, राइट क्लिक करके और देखिए ना प्रोटेक्ट शीट में बहुत सारे चेकबॉक्स हैं आपके, जिस भी चेकबॉक्स पे क्लिक करना है उस पे उसके लिए ट्रू अप्लाई कीजिए, नहीं क्लिक करना है फॉल्स या स्किप कर दीजिए। तो सारे मेथड है आपको। इसका अलाउ है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन यूजर को ये सारी चीज अलाउ कर रहा है, ठीक है, ओके हो गया। अगर आपको वापस अनप्रोटेक्ट करने हैं तो सीट 4 डॉट अनप्रोटेक्ट, यहां पे पासवर्ड। सीट की टैब कलर चेंज करनी है तो सीट 4 डॉट टैब डॉट कलर, और कलर के लिए आपको देना पड़ेगा वीवी, रेड ग्रीन ब्लू जो भी देते हो, या फिर दूसरा तरीका है RGB, और इसमें रेड का कलर, ब्लू का कलर, ये सब पे मेथड होता है, शेयर पे सब पे यही कलर मेथड होता है। ये RGB का कलर का कोड कहाँ से मिलेगा, तो ये आप इसके लिए आपको एक्सेल हेल्प करेगा। आप एक्सेल के मोर कलर पे चले जाइए, यहाँ कस्टम पे ये आपका RGB होता है, रेड ग्रीन ब्लू। जो कलर सेलेक्ट करोगे वहाँ पे उस कलर का RGB मेथड आपको दिख जाएगा, यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर सीट की प्रिंट प्रीव्यू देखनी है, सीट ट्रू और प्रिंट प्रीव्यू, आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। प्रिंट आउट निकालनी है तो यहाँ पे आप सीट 4 डॉट प्रिंट आउट, प्रिंट आउट में यहाँ पे फ्रॉम, आप प्रिंटर जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो होता है ना फ्रॉम, किस पेज से किस पेज पे करना, वो डालिए। अगर नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ऑल पे चला जाएगा। और बाकी चीजें यहाँ पे जो देख रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज वगैरह जो भी है यहाँ पे प्रिंट आउट, यहाँ पे फ्रॉम टू, नंबर ऑफ कॉपीज, प्रीव्यू देखना है कि देना, एक्टिव प्रिंटर कौन सा है, प्रिंट टू फाइल पे क्लिक करना है, कोलेट पे क्लिक करना है कि नहीं, प्रिंट टू नेम, प्रिंट फाइल नेम करना है, इग्नोर प्रीव्यू करना है, कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे वो सब चीज़ें वहाँ पूछता है, ठीक है। तो डालना है डालो, तो डिफॉल्ट सेटिंग में करना है डिफॉल्ट सेटिंग में पेंट कर दो। तो सीट पे हम और कुछ करते हैं, इतना ही करते हैं ना, सीट को इंसर्ट करते हैं, नेम करते हैं, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, डिलीट करते हैं, उसको हाइड अनहाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं, उसकी टैब कलर चेंज करते हैं, उसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं। और कुछ करते हैं, हाँ नाम जी कुछ और करते हैं? यही करते हैं। सर प्रिंटर का नाम अपन कैसे देंगे, वो एक बार उसकी बता दीजिए। तो प्रिंटर का नाम जो यहाँ दिया हुआ है वो दोगे, जो यहाँ पे प्रिंटर का नाम आपका दिया हुआ है पूरा का पूरा, जैसे ये लेजर जेट, ये पूरा देना पड़ेगा आपको, ये देखिए स्लैश वगैरह लगाना पड़ेगा या फिर नहीं, स्लैश के लाने क्या जरूरत, क्यों, इन्वर्टर को अंदर में डालना पड़ेगा, नेम है ना, ये डालना पड़ेगा आपको। ऐसे डिफॉल्ट प्रिंट है तो डालने की जरूरत नहीं है, कोई और प्रिंट सेट करना चाहते हो, जैसे आपके पास डिफॉल्ट प्रिंटर कोई और होता है, कुछ और करना चाहते हो तो उसमें दिक्कत होता है, उस केस पे डालने पड़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट और कुछ करते हैं? अब बारी आती है रेंज की, आखिरी हमारा जो है रेंज है, तो रेंज पे पढ़े, ओके। रेंज, अब रेंज पे क्या होता है, देखिए रेंज को हम किस तरह से कॉल करते हैं, दो तरह से कॉल करते हैं। एक तो हम लिखते हैं रेंज, यहां पे लिखते हैं हम A1 डॉट सेलेक्ट या डॉट एक्टिवेट एक के लिए होता है, सिलेक्ट एक और एक से ज्यादा के लिए होता है। या दूसरा हम लिख सकते हैं सेल्स A1 1 डॉट सेलेक्ट। ये क्या हुआ, ये अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि पहला रो एंड पहला कॉलम, या सॉरी ये आपका न्यूमेरिक है, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक है कि कॉलम में देना चाहते हो। अब बात यहाँ पे आती है सिलेक्शन मेथड की, आप डेटा को किस तरीके से सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे एक डेटा
ये क्या हुआ? ये क्लिक क्यों नहीं है? तो यहाँ पे हम करते हैं, एक डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन मेथड की बात करते हैं। सिलेक्शन कैसे करोगे? इंसर्ट मॉड्यूल्स सब आ रहा। अब मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है, पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, A1 से लेके G12 तक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज A1 से लेके क्या है G12 और इसको डॉट सेलेक्ट। यहाँ पे एक्टिवेट नहीं आएगा, सिलेक्ट आएगा। या दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेंज A1 कॉमा G12 डॉट सेलेक्ट। ये क्या हो गया? ये स्टार्टिंग और एंडिंग मेथड हो गया। मतलब कि यहाँ पे क्लिक करेगा और शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट में क्लिक करेगा और सेलेक्ट कर लेगा। तो एक तरीका इस तरह से आ गया, एक तरीका यहाँ आ गया। दूसरा कि अगर मुझे एक मल्टीपल सेलेक्ट करना है, जैसे कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं ना मल्टी सेल, और मल्टी सेल सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम लिखेंगे रेंज, यहाँ पे देंगे कि A1 कॉमा C1 कॉमा F1, इस तरह से जितने भी सेल्स हैं यहाँ लिख के यहाँ पे कर देंगे सेलेक्ट। तो ये मल्टी सिलेक्शन आ गई। ठीक है, ये दोनों तरीका एक ही है, लेकिन जब डायनेमिक सिलेक्शन करते हैं तो मुझे इस तरीके को अपनाना पड़ता है। आगे की क्लास में बताऊंगा आपको कि डायनेमिक सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन मुझे अगर कंट्रोल A करना है तो बेसिकली कंट्रोल A जो होता है, जो सिलेक्टेड और सिलेक्ट ऑल जो होता है, वो सिलेक्ट ऑल होता है यहाँ से। फाइंड एंड रिप्लेस में गो टू स्पेशल होता है, उसमें करंट रीजन होता है, इससे होता है आपका। ऐसा करना हुआ तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे रेंज A1 से स्टार्ट है ना, एक देना पड़ेगा डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अगर पूरा का पूरा सीट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? वहां पे लिखेंगे हम सेल्स डॉट सेलेक्ट। ये पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर शीट, अभी क्या है कि हमने किया ना, तो ये सिलेक्शन एक्टिव शीट में करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं सीट 3 के A1 पे जाए, तो आपको सीट 3 का मेथड अपनाना पड़ेगा। क्या? जो सीट नेम होता है, जो बताया मैंने आपको, वो कि सीट 3 कर दो या सीट्स के अंदर में डाल दो, प्रॉपर्टी नेम, कैरेक्टर नेम, जो भी देना है। उसके बाद कीजिए रेंज, और यहां पे मैंने बोल दिया A1 डॉट सेलेक्ट। तो एक्टिव फाइल के सीट 3 के रेंज A1 में को जाके सिलेक्ट, नहीं ये गलत है, माफ कीजिएगा, ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है। ये आपको मेथड यूज नहीं कर सकते ऐसे हम। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले सीट 3 को एक्टिवेट करना पड़ेगा, देन रेंज A1 में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल के चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा वर्कबुक्स। इसके में उस वर्कबुक का नाम, जैसे कि बुक 1 जो भी है आपका डॉट XLSX डॉट एक्टिवेट, या विंडोज भी ले सकते हो आप। सीट पे तब जाके रेंज पे डालना है, ये तरीका आपका। तो एक पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर सीट में, लेकिन अगर सेम फाइल किसी सीट पे रखना है तो एक कोड लिखो, या सेम सीट किसी रेंज में जाना है तो एक सीट पे, कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? लेकिन अगर किसी सीट में अगर टाइप करना आपको, तो कैसे करोगे? अब चलिए मैं एक अलग
करता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर शीट में टाइप करना है एक सेल पे। अगर मुझे मान लो कि सीट 2 पे यहाँ पे आकर एक्टिव सीट मेरा यही है, रेंज A1 पे नेम लिखना है, तो उसके लिखने का तरीका है कि आप लिखिए रेंज A1, या फिर जो भी तरीका ऊपर वाला सेल्स वगैरह है उसको भी यूज कर सकते हो आप, डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम। या दूसरा तरीका है, मैं यहाँ लिखूंगा कि रेंज A1 डॉट फॉर्मूला, फॉर्मूला इक्वल टू नेम। या तीसरा तरीका यहां पे है कि रेंज A1 इक्वल टू नेम, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे ए नेम किसी तीसरे सीट के सीट 3 पे लिखने हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा सीट 3, या जो भी सीट की कॉलिंग मेथड में समझाया उसमें उसको ले लीजिए रेंज, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा A1 डॉट वैल्यू। मतलब कि अगर उसकी किसी की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है आपको, तो प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए आपको इस एक सिंगल मेथड करने की जरूरत नहीं, कर भी सकते हो लेकिन डायरेक्ट भी भेज सकते हो। तो सीट बिना एक्टिव किए वहां पे रेंज को भेज देगा, सीट 3 में चला गया। लेकिन किसी पर्टिकुलर फाइल पे जाना है तो उस फाइल को भी यहां से आप सेम दे सकते हो, पूरी की पूरी पाथ की तरह। लेकिन वो सिर्फ अप्लाई किस पे होता है? प्रॉपर्टी पे होता है, मेथड पे नहीं होता है। एक क्या है? मेथड है इसलिए नहीं हुआ, ये प्रॉपर्टी है इसलिए हमें फॉलो हो गया। क्लियर है? अगर आप एक सीट के एक से मतलब कि सेल के डेटा दूसरे सेल पे भेजना चाहते हो तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहां लिखोगे रेंज की सेम यहां पे A1 डॉट वैल्यू डॉट क्या हो रहा है, डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोल दिया रेंज C1 डॉट वैल्यू। अभी क्या है कि अगर हमने A1 डॉट वैल्यू किया, यहां पे वैल्यू फॉर्मूला चाहे जो भी करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे करने में मतलब है। जो रिसीवर यहां पे क्या होता है, इक्वल होते हैं, इसके दो तरफ होते हैं, एक होता है रिसीवर, एक होता है गिवर। एक होता है रिसीवर, एक होता है गिवर। जो रिसीवर होता है मतलब कि जो वैल्यू लेता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जो वैल्यू देता है वो हमेशा राइट साइड में होता है। तो जो रिसीवर होते हैं उसके ऊपर कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू फॉर्मूला कुछ भी डालो। लेकिन जो गिवर होता है उस पर फर्क पड़ता है। अगर C1 डॉट वैल्यू कर दिया तो जैसे कि यहाँ पे C1 में अगर टाइप है इक्वल 80 + 20 100 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू करने से क्या होगा, सिर्फ 100 आएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉट फॉर्मूला कर दूं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे इक्वल लगा के 80 + 20 आएगा, इस तरीके से फॉर्मूला आएगा, तो फर्क पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल में सीट में डालना चाहते हो तो यहाँ पे पर्टिकुलर सीट का यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा कि सीट 3 की A1 की वैल्यू रेंज A1 से हो जाए। रेंज A1 C1 किसका, तो सीट 2 का C1 तो देना, वो भी देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, वरना अगर सीट 2 एक्टिवेट है तो देने की जरूरत नहीं है। या कभी किसी पर्टिकुलर फाइल की वैल्यू बराबर हो जाए तो पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे डाल दो। क्या हुआ? पहले अपन जहाँ पे एंटर करेंगे वो लिखेंगे या पहले जो भेजेगा वो लिखेंगे अपन? पहले नहीं, पहले रिसीवर लिखाएगा, जो अमाउंट रिसीव कर रहा है, जहाँ पे वैल्यू जाएगी, और जहाँ से आएगी वो बाद में आएगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ देखिए A1 पे A1 रिसीव कर रहा है और ये गिव कर रहा है, तो ये तरीका है। आप दोनों तरफ अलग अलग फाइल है, दोनों तरफ आप इस तरह से लगा सकते हो। ये यार रेंज का मेथड है। ठीक है, कोई डाउट? तो आज आपने पढ़ा वर्कबुक का मेथड, और आज आपने पढ़ा सीट का मेथड, और आपने रेंज का मेथड पढ़ा। काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो प्रैक्टिस कीजिए। कल हम करेंगे रेंज पे होने वाले काम, जैसे डायनामिक सिलेक्शन का काम करेंगे कि हम डायनामिकली कैसे सिलेक्शन करें। फिर हम कल जो करेंगे कि हम किस तरीके से एक रेंज पे फॉर्मेटिंग वगैरह, कॉपी पेस्ट वगैरह यूज करते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे। वो हम कल की क्लास में करेंगे, मॉर्निंग की क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करके आप लोगों को मैं भेज देता हूं। ओके, बाय। ओके, सर बाय।